थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन वाला डोर लगा। हाँ देखिए बेटा, इधर देखो, कल तक हम लोगों ने पीपीसीज के बारे में देख लिया था। आज की क्लास में अपन देख रहे हैं पीपीसी का रोटेशन और पीपीसी का शिफ्ट। क्या देख रहे हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का रोटेशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का शिफ्ट। अभी तक क्या एज्यूम करते आते थे हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती। क्या देखते थे? ये कौन सा एक्सिस होता था? वाई एक्सिस होता था। इसमें कौन सा गुड्स रहता था? गुड वाई रहता था। और यहाँ पे क्या रहता था? गुड एक्स रहता था। हम एक की क्वांटिटी क्या करते थे? कम करते थे, दूसरे की क्वांटिटी को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे हमारा जो लॉस होता था वो क्या होता था? बढ़ने लगता था। लॉस क्या होता था? बढ़ता था। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते थे? एमआरटी क्या है? इंक्रीजिंग है। एमआरटी इंक्रीजिंग बोलने का मतलब लॉस बढ़ रहा है। सिंस एमआरटी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर पीपीसी इज कॉनकेव टू द एक्सिस। बोलो ना बेटा, कॉनकेव टू द एक्सिस ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉनकेव है, ऐसा बोलते हैं। एमआरटी का बेटा क्या फॉर्मूला होता था? लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। हमेशा गेन वाली कॉमोडिटी को हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते थे। प्यारे बच्चों, ये तो कल तक की बात थी। इसमें बेटा रोटेशन हो सकता है और शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट तब होता है जब दोनों चेंज हो। शिफ्ट कब होता है? जब दोनों चेंज हो। तो रहने दो, ये समझ आ रहे हैं। जब सीधी स्ट्रेंथ आनी है आपको। बेटा ये शिफ्ट हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से। अभी तक हम टेक्नोलॉजी को क्या करते थे? एज्यूम करते थे कांस्टेंट है। पर अब हम क्या कर रहे हैं? या तो वो फेवरेबल चेंज हो गया प्रोड्यूसर के परसेप्शन से, या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, इंक्रीज हो गई टेक्नोलॉजी में। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? पहले इतना यूनिट बनता था, अब कितना यूनिट बनने लगेगा? सेम रिसोर्स पे। मतलब पहले 1 लाख रुपए खर्चा करके 10 यूनिट बनता था, अब 1 लाख रुपए खर्चा करके 20 यूनिट बनता है। मतलब ज़्यादा बन पाता है, हर सामान ज़्यादा बन पाता है। वैसे यहाँ भी पहले 10 यूनिट बनता था, अब कितना बन पाता है? 20 यूनिट। ये एक समझाने के लिए यूनिट लिखा हूँ ना, यूनिट सिर्फ समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि पीपीसी का जो कर्व है वो क्या हो गया है? राइटवर्ड शिफ्ट कर गया है। क्या कर गया है? राइटवर्ड शिफ्ट। इसको बेटा क्या बोलते हैं कुशी? किसको? ये जो आगे बढ़ा पीपीसी का कर्व, इसको क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। इंक्रीज इसको मैं एरो करके अनअटेनेबल इन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। बेटा इसी का उल्टा क्या होगा? डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एंड वाइस वर्सा लिख दूँ तो समझ में आ जाएगा। तो राइट की जगह लेफ्टवर्ड हो जाएगा। हाँ, वही राइटवर्ड की जगह लेफ्टवर्ड हो जाएगा। जब टेक्नोलॉजी गिर गई, टेक्नोलॉजी गिरती नहीं, टेक्नोलॉजी डेट्रियोरेट हो जाती है। मतलब मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपका जो टेक्नोलॉजी है पुराना हो गया, आपका आउटडेटेड हो गया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि आपके अनफेवरेबल चेंज। फेवरेबल चेंज मतलब क्या होता है? सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है, जैसे डीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, या फिर टैक्स, ये सब कुछ, इनकम टैक्स जो आपके ऊपर लगता है, ये सब कुछ ना आपके फेवर में लगा है। अगर आपके फेवर में लगाया है तो आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अनफेवरेबल लगाया, आपसे टैक्स ज़्यादा लेने लगे, जीएसटी ज़्यादा लेने लगे, तो आपकी पीपीसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। जब दोनों गुड्स पे इफेक्ट पड़े तो शिफ्ट, जब दोनों गुड्स में इफेक्ट पड़े तो शिफ्ट। लेकिन सिर्फ किसी एक ही गुड की टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या होगा? रोटेशन। जब कोई एक चेंज हो तो रोटेशन। जैसे कि अभी हमको बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। किसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है? गुड एक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? झरना। रोटेशन इन पीपीसी।
और इसको क्या रोटेशन बोलेंगे? राइटवर्ड रोटेशन इन पीपीसी कैसे रोटेशन है ये, बस उससे जुड़ गया। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ ऐसे ना ना गुड एक्स। अच्छा, एंड वाइस वर्सा लिख दो बेटा यहीं पे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि गुड वाई की टेक्नोलॉजी बढ़ रही हो, या वहाँ फेवरेबल चेंज आया हो उस कॉमोडिटी पे आए। ये नीचे से हो जाएगा। लिखा हुआ ना ऊपर से। जोड़ दो। समझ आया? अब आगे देखो, हटाऊं? हाँ, कहाँ पहुँचा है? यहाँ भी नहीं पहुँचा। तो वो वही से लिख दूँगा। क्या कर रहे हो? बता दो ना, मैं देख लियो, मैं बता दूँगा। अब मान लो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? मौका। क्या समझते हो अपॉर्चुनिटी मतलब? मौका। किस चीज का मौका? कुछ करने का। कुछ छोड़ के कुछ अच्छा पाने का, कुछ छोड़ के अच्छा पाने का। जैसे आसिफ क्रिकेट खेलता था टेनिस बॉल से, क्रिकेट का बात मत करो, ये बगल में मेरे दोस्त बैठा है। टेनिस बॉल से। अब इसको मौका मिला ड्यूस बॉल से खेलने का, ये समझ लो क्या? तो ड्यूस बॉल से मौका मिला खेलने का। 10 बॉल बीट करता है फिर। सुनो ना मेरी बात, तो वो ड्यूस बॉल से खेलना शुरू कर दिया है, तो किससे खेलना छोड़ दिया है? टेनिस बॉल से खेलना छोड़ दिया है। तो ड्यूस बॉल से खेलने के लिए टेनिस बॉल से खेलना क्या कर दिया? छोड़ना पड़ा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा। जो खोना पड़ा उसकी जो कीमत उसने चुकाई, खोने की जो कीमत चुकाई। क्या बोला मैं आसिफ? कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जो कीमत चुकाई, खोने की जो कीमत चुकाई उसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात? क्यों? हाँ। जैसे मैं- तो जितने बॉल फेंकी का वो फालतू गया मैंने। मैं यहाँ आया पढ़ाने के लिए स्कूल की कमाई छोड़ करके, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोया। अपॉर्चुनिटी का वो कॉस्ट पड़ गया आपको। हाँ, इस अपॉर्चुनिटी का वो कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ा। ठीक है, समझा। तो जो कॉस्ट मैंने फॉरगॉन करी है, जाने दी है, फॉरगॉन कॉस्ट या सेक्रीफाइस करी है, जो कॉस्ट मैंने कुर्बान करी है, जो मैंने, Opportunity cost है। वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आई? तो एक डेफिनेशन भी लिखी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ये क्या अजीब लग रहा है। मेरे लिए कंफर्टेबल है। ऐसे कर देता हूँ। कल से वहाँ बैठ जा। वो देख, कालीन दिख रहा है, बढ़िया कालीन। तू बैठ जा समझे। मैं पीछे बैठ जाती हूँ, मेरे को दिखता नहीं है, फिर तू बैठ जाता है इतना लंबा सा। अपॉर्चुनिटी में कल भी आते किसी का। आसिफ तो आया किसने? हैं? पापा के साथ। तभी मैंने याद किया। नहीं भी मैं जाऊंगा इसका वहाँ नवीन। हाँ यार। यार आपको भी नवीन फिर डोसा खाने में भूख लग रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लिखो एक। हाँ, बोलो। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इसमें तो नहीं दिया ढंग से क्या भी यार। इस बुक नहीं में। दिया ना। अपन लिखते हैं लेकिन फिर भी जरूरी नहीं दिया इसलिए लिखते हैं। दो तो एक बुक दो तो वहाँ से भाई, जा तो वहाँ से एक बुक निकाल। अच्छा हो रहा है। सब 11 का भरा भरा दिख रहा है सब। राइट साइड नीचे हरे रंग की किताब। ग्रीन। हाँ वही वो ग्रीन के और नीचे एक नीचे। नीचे। हाँ वही, हरा। नहीं नहीं उसके ऊपर वाला दे। हाँ वही दे। ये हरा है। अरे उसको हरा देना के तो। वो वाला ऊपर वाला। हरा तो है, तेरे को नहीं दिख रहा हरा है? कहाँ हरा है? नहीं
तेरे को दिख नहीं रहा है? अरे भैया वो कलर हो ब्रांड गया। है, कोई बात नहीं, चलो। ब्लू है क्या? तेरे को कलर ब्रांड से, अरे हम लोग को हरा दिख रहा है, हरा दिख रहा है ना? पेस्टल हरा बोल उसको। देख, LG पिंक। कैसा दिख रहा है तेरे को? चश्मा लगवा तू। अब तू इसको बोलेगा पिंक दिख रहा है लेकिन ये रेड है, है ये इसको तू बोलेगा पिंक दिख रहा है लेकिन ये रेड नहीं है। चलो लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं किस में लिखूं? कॉपी में, कॉपी जमा क्या? opportunity cost is the cost of producing one commodity, नहीं इसको ऐसा लिखो, is the foregone cost, और sacrificed cost। पेंसिल वेंसिल पढ़ रखा है? नहीं पूरे 12 के पास नहीं हो गया पेंसिल तो। मेरे पास था इसको लिया तो मान ली। तो बस है और sacrifice cost, opportunity cost is foregone cost or sacrifice cost incurred for producing one commodity in terms of another, लिखो नहीं है तो नहीं incurred for producing अरे वाह अरे मेरे को लगा कीड़ा कीड़ा आ गया कीड़ा ऐसे कीड़ा है वाह मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ वो टच हुआ तो मेरे को चला पेन मारने का चट्टे का क्या क्या सेंट्रल सेंट्रल प्रॉब्लम one commodity in terms of another, it is the cost in terms of for given alternatives, बस वो मत लिखो, इतना ही लिखो बस। अरे इसमें तो दिया है इतना बढ़िया। वो मार्जिनल के लिए लिखा है, हाँ उतना बढ़िया मार्जिनल के लिए लिखा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए तो कुछ नहीं लिखा है। The alternative of or opportunity cost of producing one unit of commodity is अच्छा कोई जो लिख लो थोड़ी की अरे बाप आप कुछ भी कुछ पढ़ाते हैं माइक्रो में टर्म्स। देखो भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक टेबल से समझो। ला भाई, टेबल दी होगी ना? नहीं दी है। दिया। जिस चीज़ में फोकस करना चाहिए उस चीज़ में फोकस नहीं किया जाता, एकदम से लिमिटेशन को 3 पॉइंट दे दिया। ढंग से नहीं दिया टेबल, रुको मैं एक टेबल भेजता हूँ। मैं एक टेबल बनाता हूँ, बोल दो। अरे को 2 and 2 अच्छा 10 तक टेबल दिया तो भी इसके कुछ कुछ चीजें बस याद नहीं है। चलो सही है वाला 7 8 सा 56 होता है। ते देने तो करेगी तो आंसर तक के बीसी पे पहुंच जाएगा चीज 7 7 से 49 होता है तो 7 प्लस कर दो। ये याद याद है ना? याद था याद होता है। देखो भाई, याद कर। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाते हैं तो कुछ अजम्पशंस हमको लेने पड़ते हैं, मान के चलना पड़ता है कि हम ये मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है इकोनॉमी के अंदर में। मतलब जो सामान मैं बेच रहा हूँ वो सामान सभी सेलर बेच रहे हैं सभी के पास में। जैसे कुरकुरे का पैकेट मार्केट अगर मेरी दुकान में भी का नहीं, मोनोपोली भी होता है, सिंगल सेलर, होता होता 2 प्रकार का मार्केट होता है, परफेक्ट इम्परफेक्ट, आगे आएगा वो भी। ओलिगोपोली डिओपोली। ओलिगोपोली है भाई, वो अब all the productive resources are fully employed, all the productive resources are fully employed, मतलब कोई भी पैसा खाली नहीं पड़ा है, पूरे पैसे का सामान आपने खरीदा है, सारे पैसे को सारे सामान को एम्प्लॉयड किया, मतलब काम पे लगाओ। रिसोर्सेज बोलने का मतलब यहाँ पे पैसा, आपके बिजनेस में कोई भी पैसा खाली ना पड़ा हो,
सबका सामान खरीदा गया हो, तभी ये हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लगाएंगे। तीसरा, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन, पहले से प्रोडक्शन की टेक्निक्स हमको पता हो और वो कांस्टेंट हो। गिवन बोलने का मतलब क्या, कांस्टेंट हो। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स ओनली, 2 गुड्स का ही प्रोडक्शन हो, गुड एक्स का और गुड वाई का, तभी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखो क्या बोलना चाह रहे बेटा, आप 0 सामान बनाते थे तो 23 यूनिट यहाँ पे बनता था। जब आपने इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिए तो इसकी प्रोडक्शन आपने क्या कर दी, बढ़ा दिए, कम कर दी। इसका किए ना। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को पाने के लिए आपने कुछ खोया, जो खोया उसकी कॉस्ट यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, उसकी कॉस्ट क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो यहाँ पे पहले खर्चा करते थे 100 रुपये, यहाँ पे 0 रुपये। अब यहाँ पे खर्चा करते हो 70 रुपये और यहाँ पे खर्चा करते हो 30 रुपये। तो यहाँ पे आपने क्या करा, 30 रुपये से खर्चा कम कर दिया। तो जहाँ पे खर्चा कम कर दिया ना, उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो जब हर एक यूनिट का अलग अलग निकालते हैं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब उन सभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जोड़ दिया जाएगा तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पीपीसी से रिलेटेड है क्या? तो द सम ऑफ ऑल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये पूरा का पूरा पीपीसी से रिलेटेड है ये, क्योंकि पीपीसी के बेस पे ही बनाया जा रहा है, पीपीसी को ही अभी समझाया जा रहा है। वही तो, तभी तो एक कम हो रहा है। अब बेटा इसके लिए आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ लिख लो। कितना दिया है? वो डाल दिया आपने, वो लिख लो ऊपर लिख रहा था कि मैं 4 पॉइंट कैसे डाल दो प्रोसेस में जाएगा। कीड़ा वहां से कैसे आएगा? पूरा एक भर के चाय पीते हो? लिख लिया भाई? नहीं, दूसरा पॉइंट लिखो। ये घर में बोलने वाली चीजें हैं। मेरे दिमाग में नहीं आया। एक तो तू ही है मैं चीटी, अरे क्या बात कर रहे हो? लाल रंग की पहन के भी आज लाल। अरे वो वाली ना धुली नहीं है, पता है? कछुआ है, ये कछुआ धुली है। क्या? जिराफ जानते हो? जिराफ कछुआ हुआ है ना। और उसको चींटी बना दो, कछुआ बना दो, जिराफ बना दो, सब बना दो बेचारे को। नहीं ये इच्छाधारी कछुआ है, सबको रूप ले लेता है। इच्छाधारी नागिन सुना था, कछुआ कब से होने लगा? ज्यादा बोलती नहीं। एक साल पहले उसको इच्छाधारी कछुआ बोलती थी, इसलिए याद दिला रही हूँ। नहीं, बड़ा कछुआ, लंबा कछुआ है, जिराफ कछुआ। ये इच्छाधारी कछुआ रूप बदल के जिराफ बन जाता है। लिख रहा हूँ ना भाई। इच्छाधारी जिराफ कछुआ। हाँ ठीक है। आप इसे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो ना? रिकॉर्डेड है। अरे यार भैया, मैं भेजती हूँ जाकर विशेष और आप जानते हो कितना चढ़ाते हो फिर। हाँ भैया कट कर देना। तेरे को तो बता रहा हूँ, बहुत कट कर दिया, तू जाकर मुझे चला रही है। और देख, एक तो आखिरी ओनली लिखना था, एक बार नीचे कर, एक बार थोड़ा सा, बस हो गया। रिकॉर्ड हो रहा तो है। क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं आशिक, कोई बात नहीं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम हर एक यूनिट पे देखें ना, वो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो इसके लिए लिखते हैं हम, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, we have to sacrifice some unit of another commodity. उसके नीचे में एक और डेफिनेशन है, वो तो अच्छी लगी, डेफिनेशन ही मीनिंग है। The marginal opportunity cost of a particular goods is the amount of sacrificed, is the amount sacrificed.
ये सबसे आसान और सबसे सही लगी जो बुक में आपके दी है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कॉमोडिटी वी हैव टू sacrifice some unit of another commodity. Such sacrifice is is called MOC. सही तो है, इजी तो है। एक गेन करने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बस। तुम रुक जाए तो बेटा ये बात क्लियर हुई। हाँ भैया। अब आते हैं हम अगले चैप्टर में। मेरी है। अब हम किसके ऊपर आते हैं पहले बच्चों? अरे दूसरा इसका लिमिटेशन वगैरह नहीं? लिमिटेशंस ऑफ पीपीसीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपके बुक में। कुछ दिया है तो देख लेते कॉपी हैं। से बनाओ, कॉपी से। क्या लिखा है? अरे छोड़ो। पूजा मैडम के नोट से बड़ा, पूजा मैडम के नोट से। क्या वाला बोल रहे हैं? भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इम्पोर्टेंस बताया पहले। फुलर और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन का काम करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज हमारा वेस्ट ना हो। अभी हमने पढ़ा था एजम्पशन में, हम ये एज्यूम करके चलते, तो वही पहला फायदा। दूसरा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो भी चेंजेस आते हैं उन पे हमको पूरा क्लैरिटी रहता है कि भैया अगला में हमको क्या मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसलिए हम इसको प्रोडक्शन क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं और अगले का प्रोडक्शन बढ़ा दिए क्योंकि वहाँ पे हमको ज़्यादा फायदा मिल रहा था। तीसरा प्राइस डिटर्मिनेशन। हमेशा अपॉर्चुनिटी से आपको प्राइस डिटरमाइन करते बनती है। आगे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसका नाम है कॉस्ट। तो कॉस्ट चैप्टर में आपको बताऊँगा कि कितना आपका मनी कॉस्ट लगा, कितना आपका रियल कॉस्ट लगा जो आपने पेन सेक्रीफाइस ये सब देखा, और कितना आपने कुछ खोया, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कैसे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपके कॉस्ट में जुड़ी होती है। तो जब आप सामान बना के बेचते हैं तो उसमें ना सिर्फ आप अपने सामान की कीमत जोड़ते हैं बल्कि उसमें आपको जो सैक्रिफाइसेस, दुख दर्द हुए वो भी जोड़ते हैं, और जो आपने खोया इसको बनाने के लिए, इसको बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट भी जोड़ देते हैं। मतलब वो जो खोया, प्रॉफिट खोया जो आपने, उसकी कीमत भी जोड़ दी जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो ये वही बात बोल रहा है कि प्राइस डिटर्मिनेशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइस डिटरमाइन करने में, प्राइस बताने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और टैक्सेशन फिक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। जैसे आपको अगर पता चल रहा है कि भाई मेरे पास में नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बनाने में पुराने वाले सिस्टम से टैक्स कम लगता है, या मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को टैक्स इकोनॉमी में, जैसे देखो समझना बात को, अल्टरनेटिव ऑफ टैक्स कैलकुलेशन ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, थोड़ा डीप में बोल दिया है। ये आप लोग को बोल दिया है कि मेरे पास में ना टैक्स, आप लोग को पता है इनकम टैक्स रिटर्न कौन फिल करता है? हम लोग फिल करेंगे तो हम लोग फिल करते हैं। अब हमारे पास में ना 3-4 मेथड होते हैं फिल करने के। हम अपनी इनकम कौन से मेथड से दिखा रहे हैं, पीजीबीपी से, हाउस प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, कैपिटल गेन से, ये आगे पढ़ोगे आप लोग। तो इसमें भी ना बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। अगर मैं कोई 80G के ग्रांट को एनजीओ में डोनेशन दे दिया हूँ तो उसका मेरे को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा उतने पैसे का। अगर मैं कुछ मेडिकल क्लेम कर दिया हूँ, LICs ले लिया हूँ, कुछ प्रीमियम का पैसा पे कर दिया हूँ, तो उस पर भी मुझे छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट्स मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मदद करता है कि आप कैसे कैसे अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाओ, प्लानिंग करो टैक्स की, और ताकि आपको टैक्स कम भरना पड़े या ना भरना पड़े। तो उसमें आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे ध्यान दे रहे हो ताकि आपको फ़ायदा हो, टैक्स ना भरना पड़े। वहाँ भी ये काम आता है, ये बताना चाह रहा था इस पॉइंट से। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ टैक्स पे पहुँच गया था ये। कई बार ये बुक क्या करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंस को इधर का उधर, उधर का इधर करते जाता है। फिर लिमिटेशंस में क्या बताया, लिमिटेशंस में बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द गुड्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस एज द वैल्यू ऑफ इट इज़ 0। तो अगर एक ही प्रकार के गुड्स एक ही चीज़ में इस्तेमाल होते हैं तो हम उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर वो पेट्रोल का कीमत एक ही चीज़ में यूज़ होता है तो फिर वो अल्टरनेटिव गुड में कैसे इस्तेमाल में लिया जाएगा। तो जब तक अल्टरनेटिव नहीं होगा आप कुछ चीज़ को छोड़ोगे कैसे। दूसरा क्या बोल रहा है, लैक ऑफ फुल mobility of goods, it is based on full mobility of goods which is incorrect
एज द गुड्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन डिमांड सो द सर्कुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर। देखो क्या बोलना चाह रहा है, कमी है फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स, ये बेस्ड होता है फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स पे। मोबिलिटी मतलब ट्रांसफर करना गुड्स को, जो कि गलत है, जबकि गुड्स बेस्ड होते हैं डिमांड के ऊपर। तो सर्कुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जबकि ज़्यादा वहाँ पे होता है। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो सामान से आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, जिसका प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने से अच्छा यहाँ पे मैं बनाता हूँ भुजिया मिक्सचर, आलू भुजिया मिक्सचर। अब मुझे पता चलता है कि ये डीजल से मैं आलू भुजिया मिक्सचर, डीजल से स्टोव जला रहा हूँ, स्टोव से आलू भुजिया मिक्सचर पैक करो। पर अब पता चला कि नहीं भैया, डीजल जो है ना वो ज़्यादा बेटर रहता है अगर मैं हेलीकॉप्टर में यूज़ करता हूँ वो वाला डीजल को, तो पावरफुल डीजल था, तो वहाँ से मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होता, तो मैं वहाँ ले गया। तो ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी हो गई, उसको यूज़ करने के लिए इसको मैंने खोया, भुजिया मिक्सचर को पेट्रोल। हाँ समझना बात को। तो ये तो उस गुड्स के ऊपर लग रहा है जो क्या हो रहे हैं, मोबाइल हो जा रहे हैं, मतलब ट्रांसफर हो जा रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अब अगर घर की डिमांड है तो घर की डिमांड को आपने यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह गए तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं गिनते, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन हो जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगर गिने होते। तो क्यों नहीं गिन रहे हैं, लिमिटेशन है। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, लैक ऑफ फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स इज बेस्ड एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेस्ड ऑन अरे यार कैसा लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स विच इज इनकरेक्ट। ये बेस्ड है फुल मोबिलिटी ऑफ गुड्स के ऊपर जो कि इनकरेक्ट है एज द गुड्स, क्योंकि गुड्स हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, डिमांड के ऊपर। सो द सर्कुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मोर। तो अगर डिमांड के ऊपर बेस्ड होते तो सर्कुलेशन ज़्यादा होता। ये बेस्ड है किसके ऊपर में, मोबिलिटी के ऊपर में, जिसके चलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन जो है वो क्या है, नैरो है, वाइड नहीं है। फिर क्या बोला, द बेसिस ऑफ फुल कंपटीशन इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इनकरेक्ट एज इट इज नॉट फाउंड इन रियल लाइफ। फुल कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो अभी हमने एजम्पशन पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होना चाहिए, ये हमेशा नहीं हो पाता है, ये हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में मोनोपोली भी होगा, डिओपोली भी होगा, सब कुछ होगा। तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही रहे ऐसा रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है। सारे प्रकार के बिजनेस होते हैं, यहाँ मोनोपोली का बिजनेस भी है, परफेक्ट कंपटीशन का भी है, डिओपोली का भी है, ओलिगोपोली का भी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है। हर प्रकार का मार्केट है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा, इसका तो सारा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी बताया, हाँ भाई पीपीसी का कैरेक्टरिस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है बेटा, आप भी सुनना, आप ही की चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेटा सबसे पहले याद रखना, पीपीसी ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप एक यूनिट के गुड्स को कम करके दूसरे यूनिट के गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहे हो। देखो तो ये लेफ्ट से यहाँ से राइट वर्ड की तरफ जा रहा है पीपीसी का जो कर्व है, क्योंकि एक को कम करके दूसरा बढ़ा रहा हूँ। तो इधर देखो ये बढ़ रहा है ना, और ये कम हो रहा है, तो बढ़ किधर साइड रहा है, राइट की तरफ बढ़ रहा है ना। तो ये बोला है कि लेफ्ट वर्ड से राइट वर्ड की तरफ हमेशा जाएगा पीपीसी। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। इट इज कॉनकेव। कॉनकेव क्यों होता है, ड्यू टू उसका नेचर ही वैसा, MRT इज इंक्रीजिंग, लॉस बढ़ते जाता है। पहले लॉस कम का था, फिर लॉस बढ़ गया, फिर लॉस बढ़ गया। समझ आया। फिर तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्टेबिलिटी कर्व। क्या बता रहा है, अगर MRT कांस्टेंट आएगा
इफ MRT इज कांस्टेंट तो PPC क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। डिमांड हो जाएगा 1:1 1:1 1:1, याद आया बेटा? Yes. अगर PPC MRT 1:1 1:1 आएगा तो PPC क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। बस अब सेंट्रल प्रॉब्लम विद PPC बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम क्या ध्यान देंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जैसे कि GST आया, आपके क्वेश्चन में आ सकता है जैसे कि GST आया तो GST के आने से बताओ PPC पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो GST एक अनफेवरेबल कंडीशन था लोगों के लिए, तो शुरुआत में कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स ने अपना प्रोडक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, कम कर दिया। कर ज़्यादा प्रोडक्शन सकते थे पर नया चीज़ आई थी तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, पहले से कम कर दिया। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए किया, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ के लिए किया, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए किया, छोटे समय के लिए किया। लेकिन लॉन्ग रन में उसको क्या किया, वापस से अपनी प्रोडक्शन को इक्वल कर पहले जितना कर लिया या उससे ज़्यादा कर लिया। तो ऐसा आपको 2 डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। तो पहले GST लिखना तो- पड़ेगा फर्स्टली इन द इनिशियल ईयर 1 to 2 ईयर ड्यू टू द चेंज इन taxation policies of indirect tax and increment of GST by the government policies. Due to that, the producers are in fear of giving more taxes and compliances to the such taxes were reducted or resulted in decrease in their production possibilities curve in their production. That's why PPC is decreased to leftward side for short span of time. But after a period when the producers got comfortable in new taxation policy, that is goods and service tax, suddenly या gradually they increase their production to their normal situation or more than that. So at that particular time PPC gradually increases from to its original point. यही आपको आंसर में और डायग्राम बना के, दोनों डायग्राम बना करके लिखना रहेगा। आपको बताना रहेगा कि कुछ समय के लिए PPC को कम किया गया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जब एक्चुअल में कोई नया अनफेवरेबल चीज़ आया था, नोटबंदी आई थी या GST आया था तो। लेकिन जब वो धीरे धीरे उस पर आदत डल गई तो वापस से अपने प्रोडक्शन को नॉर्मल सिचुएशन तक ले गया कौन, प्रोड्यूसर। ये आपका एग्जाम में आता है। और यहाँ पे अब पूरी तरीके से ये चैप्टर हो गया खत्म, आप कुछ नहीं छोड़ा, अब सब बता दिए इस चैप्टर का। आप GST बोले फेवरेबल भी होता है? हाँ, फेवरेबल होता है। जैसे पहले टैक्स लगता था, आपको पता है पहले आप ऐसा टैक्स देते थे। आप अगर ये वॉशिंग मशीन आ रही है आपके यहाँ, ये वॉशिंग मशीन अगर आपके यहाँ आ रही है तो इस वॉशिंग मशीन पे आप पहले 10,000 रुपये की वॉशिंग मशीन है तो महाराष्ट्र से आप मंगा रहे थे, तो महाराष्ट्र से आपको इस पर 10% का टैक्स लग के आया। तो कितने रुपए की पड़ गई यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में? 11। कहाँ से आई थी? महाराष्ट्र से आई थी। और छत्तीसगढ़ में आई तो ये कितना पड़ गया? अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोला कि मैं भी वैट लगाऊंगा, CG वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले क्या लगता था? 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी क्या लगाता था? 10% का टैक्स लगाता था। अब सामान की कीमत कितनी हो गई? 11,000 का 10% लगा रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। 12,100 रुपये। व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? टैक्स के ऊपर टैक्स। अब भाई 1,000 रुपये तो टैक्स का था, 10,000 का सामान, 1,000 का टैक्स, सामान की कीमत 11,000, 11,000 का 10%, 12,100 रुपये हो जाएगा। तो 10% जोड़ोगे तो कितना हो गया? 12,100 रुपये। 12,100 रुपये का क्या आ गया बेटा? सामान। 12,100 रुपये का आपको सामान पड़ा। लेकिन आज क्या हो गया है? जब से GST आ गया है 10,000, 1 नेशन 1 टैक्स, तो अब सीधा इस पे GST 18% का लग जाता है। उसमें से आधा पैसा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रखेगी 9%, आधा पैसा छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रखेगी। और ये दोनों को सेटलमेंट कौन करा देगा? क्योंकि ये दोनों पैसे को सीधा ये नहीं रखेगी, ये पैसा किसके पास जाएगा? IGST के पास जाएगा। और ये IGST का पैसा कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम डिसाइड कर लेंगे बाद में किसको कितना देना है, लड़ो मत। और 18% लगा दी। अब सामान की कीमत कितनी हो गई? बाप रे, तो सीधा सीधा बढ़ जाएगा 11,800 रुपये। पहले कितना पड़ता था? 12,100। अब कितना पड़ता है? 300 रुपये कम। तो अभी ज़्यादा बेटर है या पहले ज़्यादा बेटर? अभी ज़्यादा बेटर। बस आपका आंसर मिल गया आपको। आपने कहा GST आने से सामान की कीमत बढ़ गई, तो मैंने आपको बताया कि GST आने से सामान की कीमत एक्चुअली में कम हो गई। क्योंकि GST का सबसे बड़ा खासियत क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट। ओके ओके।
मतलब जीएसटी अच्छा है। और इसलिए हम पेट्रोल को भी जीएसटी के अंदर लाने की कोशिश करें। पेट्रोल में आज आप 57% का टैक्स देते हो, मतलब अगर आज इसको हटा दिया जाए, अगर 100 रुपये का पेट्रोल है तो उसमें ऑलरेडी 57 रुपीज़ जुड़ा हुआ है। 57 रुपीज़ मत बनो, कितना रुपये जुड़ा हुआ है? 57% जुड़ा हुआ है। अब 57% बोलने का मतलब ये कितने के बराबर हो गया? 157% के बराबर हो गया। तो 100 रुपये डिवाइड बाय 157, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करो, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, करके देखो कितना रुपये आता है। कैलकुलेटर आपके हाथों में। 100 डिवाइड बाय 157 इंटू 57, 36 रुपीज़ का, 36 रुपये का इस पे 37 राउंड फिगर। हाँ 37 राउंड फिगर, 37 रुपीज़ का टैक्स जुड़ा है। मतलब अगर सरकार अपना टैक्स हटा दे इसमें से, तो कितना रुपए में सर यहाँ भारत में बिकने लगेगा? 63 रुपीज़ लीटर बिकने लगेगा पेट्रोल भारत के अंदर में 1 लीटर। लेकिन सरकार इस पे देख रहे हो कितना परसेंट का टैक्स लगा रही? 57% का टैक्स। मतलब 1 लीटर के पैसे से 2 लीटर खरीद लो। और दूसरा है अल्कोहल्स, उसके ऊपर में भी जीएसटी नहीं लगता, 50% टैक्स। उस पर 70% टैक्स लगता है छत्तीसगढ़ में, 60-70%। हाँ वो डिफरेंट उसके होता है। समझ आया? क्लियर है? मार्जिन। बेटा अब अगला चैप्टर है आप लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मुझे कल शुरू करना चाहिए, अगर दीदी टाइम पे आ जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा अपन कल शुरू कर लेते हैं। कल आप एक काम करना, आप 6 बजे निकले ना अपने घर से, तो शायद आ जाओ। मतलब 7 बजे निकलना है। 8 बजे में मौत आती है। चले बेटा कल अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ से देखना शुरू करेंगे, ठीक है? कि कंज्यूमर, हाँ दिखाऊं, ये भी तेरे में है।